बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 39 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 40 मुलाहिज़ा फरमाएं। शारक हाथ में पिस्तौल संभाले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। डी कोस्टा भी आगे आ रहा था, अलबत्ता समीना अपनी जगह खड़ी थी। कासिम की आंखों में चमक सी उभर आई। ये इसार का कमजोर तरीन पहलू था। ये सोचते हुए कासिम ने समीना की तरफ दौड़ लगा दी। उसने यही सोचा था कि किसी तरह समीना को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके जरिए उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। अगर वो समीना को गिरफ्त में ना भी ले सका तो उसे ऊपर से घूमकर इंजन वाले कैबिन तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। उसने जैसे ही समीना की तरफ छलांग लगाई, शारिक ने पिस्तौल का ट्राइगर दबा दिया। पिस्तौल से स्टिक की आवाज उभर कर रह गई। शारिक का पिस्तौल भी खाली हो चुका था। वो पिस्तौल फेंक कर कासिम के पीछे दौड़ा। कासिम समीना की तरफ लपका। समीना गाफिल नहीं थी, वो भी गालिबन कासिम के इरादे को भांप गई थी। कासिम जैसे ही करीब पहुंचा, समीना न सिर्फ फुर्ती से एक तरफ झुक गई बल्कि उसने एक पैर भी आगे कर दिया। उसका पैर कासिम की टांगों में उलझा और कासिम चीखता हुआ मुंह के बल गिरा, लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई। उसने उठकर समीना पर झपटना चाहा, मगर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। शारक बहुत करीब पहुंच चुका था। कासिम ने मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। वो ऊपर से घूमकर इंजन वाले कैबिन की तरफ जाना चाहता था, मगर 9 लखा दौड़ता हुआ उस तरफ आ गया। कासिम बुरी तरह बदहवास हो गया। उसने मुड़कर रेलिंग की तरफ छलांग लगा दी। दूसरी तरफ शारक ने दौड़कर उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। कासिम चीखता हुआ उछला और हवा में उड़ता हुआ तारीक समंदर में जा गिरा। वो चारों दौड़ते हुए रेलिंग के करीब पहुंच गए। तारीकी में कासिम की 1-2 चीखें सुनाई दी और फिर उसे लहरों ने निकल लिया। खस कम जहां पाक। 9 लखे ने तारीक समंदर की तरफ देखते हुए कहा, जहां तो इस खस से पाक हो गया, अब लांच को देखो। शारिक ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वजूद से भी पाक हो जाए। 9 लखा और शारिक व्हील कैबिन की तरफ आ गए। शारिक को यह देखकर इत्मीनान हुआ कि लांच ऑटो पायलट है और उसका रुख भी उसी तरफ था जिस तरफ वो जाना चाहते थे। शारिक ने एक तरफ लगी घड़ी देखी, 3:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि वो तकरीबन आधे घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला लांच को कंट्रोल करने था। तुम लांच को संभालोगे या हम समंदर में ही भटकते रहेंगे? शारिक ने पूछा। फिक्र मत करो शारिक भाऊ, 9 लखे ने लांच का कंट्रोल संभालते हुए कहा। मैं कासिम के साथ इसीलिए लगा रहता था कि उसे थोड़ा बहुत हैंडल करना सीख लो। खुदा करे तुम उसे हैंडल कर लो, शारिक ने कहा। समीना और डी कोस्टा भी व्हील कैबिन में आ गए। समीना मुख्तलिफ डायल्स को देख रही थी। 5 बजे के लगभग दिन की रोशनी फैलने लगी तो समीना एक तरफ इशारा करते हुए चीख उठी, वो देखो, वो चट्टान नजर आ रही है। शारिक वगैरह उस तरफ देखने लगे और फिर तेजी से कैबिन से निकलकर अर्शे पर आ गए। 9 लखा कंट्रोल व्हील संभाले रह गया। शारिक, समीना और डी कोस्टा अर्शे की रीलिंग के सहारे होकर सामने देखने लगे। बहुत दूर सुबह के धुंधलके में एक बहुत बड़ी चट्टान का हेवला दिखाई दे रहा था। 9 लखे, शारिक ने वहीं से चिल्लाकर कहा, लांच का रुख चट्टान की तरफ मोड़ दो, लेकिन इसका ख्याल रखना कि लांच कहीं टकरा ना जाए। फिक्र मत करो शारिक बाऊ, 9 लखे ने भी चीख कर जवाब दिया। हम इंशाल्लाह खैरियत से पहुंच जाएंगे। फिजा में धुंध सी थी। लांच की रफ्तार कम हो गई। अब वो बहुत सुस्त रवि से चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे। 9 लखे ने लांच की तमाम बत्तियां भी रोशन कर दी। वो दोनों हाथों से व्हील थामे हुए था और किसी मायर मल्लाह की तरह उसे कभी दाएं और कभी बाएं हरकत दे रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद लांच चट्टान के बहुत करीब पहुंच गई। अब धुंध भी छटने लगी थी। 9 लखा कोई नहीं बल्कि सबको यह अंदेशा था कि लांच कहीं पानी में छुपी हुई किसी चट्टान से ना टकरा जाए। 9 लखा सिर्फ चंद घंटे कासिम के साथ रहा और उन चंद घंटों में सती तौर पर समझी जा सकती थी, लेकिन मलाह होने का दावा नहीं किया जा सकता था। लेकिन 9 लखा ने इन चंद घंटों में कासिम से जो कुछ समझा था उसको ज़हन में रखते हुए वो बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। चट्टान लम्मा भलम्मा करीब आ रही थी। चट्टान क्या थी? तकरीबन 2 मुरब्बा मील पर फैला हुआ एक छोटा चट्टानी जजीरा था, जिस पर घास का एक तिनका तक नहीं था। अगरचे ये जजीरा साहिल के करीब होता तो इस तरह वैरान ना होता। साहिल से तकरीबन 250 मील दूर होने की वजह ही से ये वैरान पड़ा था। तकरीबन 50 गज का फासला रह गया और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। लांच पानी में छुपी हुई एक चट्टान से टकरा गई। अगर रफ्तार ज्यादा तेज होती तो शायद लांच के टुकड़े हो गए होते, लेकिन रफ्तार ना होने के बराबर थी, इसलिए इस तसादम के बाद भी ये लोग महफूज रहे थे। अलबत्ता लांच ज़ेरे ज़मीन छोटी छोटी चट्टानों में फंस गई थी। अब ये बात 9 लखे के बस में नहीं थी कि लांच को वहां से निकाल सकता। उसने इंजन बंद कर दिया। पत्थरों में फंसी हुई लांच हल्के हल्के हिलकोले लेने लगी। किस्सा तमाम शुद्ध। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा,
हम इस चट्टान पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे, समीना ने कहा। उसकी आंखों में तशवीश उभर आई थी। तुम शायद भूल रही हो कि माल लेने के लिए एक जहाज यहाँ आने वाला है, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम उस जहाज के कप्तान से कहेंगे कि वो हमें किसी साहिल पर उतार दे। उम्मीद है कि वो हमारी ये दरख्वास्त रद्द नहीं करेगा। लेकिन वो जहाज आएगा कब, समीना ने पूछा। मेरे ख्याल में अब से 1 घंटे बाद उस जहाज को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। इस मर्तबा डी कोस्टा ने किलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग लॉन्च के अर्शे पर बैठ गए। हवा खासी तेज थी, उसमें नमी जिससे चिपचिपाहट का एहसास हो रहा था। 1 दिन और 2 रातें, शारिक समीना की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ाया। ये हमारी जिंदगी का सबसे सनसनीखेज दौर था। 5 इंसान अपनी जिंदगी से महरूम हुए और हमारे सरों से वो तलवार उतरी जो लटकी हुई थी। खौफ की ये तलवार तो अब भी हमारे सरों पर लटकी हुई है, समीना ने कहा। अगर टाइम सिक्योरिटी या बैरी कस्टम्स की कोई लॉन्च इस तरफ आ निकली तो हम तो धर लिए जाएंगे। पहले तो बात बन गई थी, लेकिन अब हमारे पास कोई उधर नहीं है। हम इस वक्त आजाद समंदर में हैं, डी कोस्टा ने कहा। यहाँ बिल्कुल महफूज है। अलबत्ता हम भी किसी मुल्क की सरहद में दाखिल होंगे, वहाँ के कानून के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जाएगा। यार शारिक बाबू, नौलखे ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सारी रात हमारे साथ बड़े मार के होते रहे हैं। मेरा तो जिस्म भी थक गया है और दिमाग भी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि कुछ खा पी लें ताकि दिमाग कुछ सोचने के काबिल तो हो सके। मैं चाय बनाती हूँ, तुम डिब्बों में से कुछ खाने को निकाल लो, समीना भी कहते हुए उठ गई। नौलखा तो कैबिन की तरफ चला गया और समीना उस तरफ जहाँ किचन की जगह बनी हुई थी। उसे चाय बनाने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इसी दौरान नौलखा भी बिस्किटों के डिब्बे निकाल कर सामने रखाया। हमारे कपड़े उस कमबख्त ने पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं। इन कपड़ों में तो अब उलझन होने लगी है, शारिक ने चाय पीते हुए कहा। मुझे पता है, नौलखे ने जवाब दिया। इंजन रूम की एक दीवार के तख्तों के पीछे वो केस रखा हुआ है। इत्तेफाक से मैंने नबी बख्श को वो तख्ता खोलते हुए देख लिया था। चाय पीने के बाद नौलखा वहां से उठकर इंजन रूम में आ गया। समीना भी उसके साथ ही थी। कैबिन में दाखिल होकर नौलखा एक दीवार के करीब बैठ गया और स्क्रू ड्राइवर से दीवार में लगे हुए पेच खोलने लगा। 4 पेच खुल जाने से लकड़ी का एक तख्ता अलग हो गया। दीवार में पैदा होने वाले उस खला में वो सूटकेस रखा हुआ था, जिसे बाहर निकाल कर उसने समीना के हवाले कर दिया और खुद तख्ते को दोबारा उसकी जगह फिट करने लगा। समीना वो सूटकेस लेकर अपने कैबिन में आ गई। उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सूटकेस में से अपने कपड़े निकाल कर पहनने लगी। पैंट शर्ट और जोगर में वो अपने आप को बहुत ज्यादा फिट महसूस करने लगी थी। समीना कैबिन से बाहर आ गई। डी कोस्टा अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उन्होंने भी बारी बारी कैबिन में जाकर अपने कपड़े बदल लिए। सूरज तलू हो रहा था। कल समीना ने गुरूब आफ्ताब का दिलचस्प और हसीन मंजर देखा था। समंदर पर गुरूब आफ्ताब का मंजर इससे कहीं ज्यादा हसीन था। सूरज जैसे जैसे बुलंद हो रहा था, धूप में तपश आती जा रही थी। जहाज अभी तक नहीं आया था। उन्हें यह बताया गया था कि वो जहाज हफ्ते की सुबह उस चट्टान के पास पहुंचेगा। कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, लेकिन सुबह का वक्त बीत रहा था और अब तो दोपहर होने वाली थी। वो सब अपनी अपनी जगह पर कुछ सोच रहे थे। समीना सोच रही थी कि अगर जहाज ना पहुंचा तो इसी लांच या चट्टान पर एड़ियां रगड़ते हुए खत्म हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शारिक को पहले ही बता दिया गया था कि आबी गुजरगाह से बहुत हटकर है, जिसका मतलब है कि उस तरफ किसी और जहाज के आने की तवक्को नहीं थी जिसे किसी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सकता। 11:15 के करीब उफक पर एक जहाज का हेवला सा दिखाई दिया। जहाज को देखकर उनकी जान में जान आई। जहाज इसी तरफ आ रहा था। उसे वहां पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया और फिर उस चट्टान से तकरीबन 20 मील दूर ही लंगर अंदाज हो गया। शारिक वगैरह उस तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद एक कश्ती जहाज से समंदर में आ गई। उसके साथ ही 2 आदमी भी कश्ती में आ गए। वो एक छोटी मोटर बोट थी जो पानी को चीरती हुई उनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों आदमी कश्ती से लॉन्च पर आ गए थे। वो पाकिस्तानी ही थे। कोड वर्ड के तबादले के बाद ये साबित हो गया कि ये वही लोग थे जिनके लिए वो माल लेकर आया था। माल कहाँ है? उनमें लतीफ नामी शख्स ने पूछा। माल तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम दरपेश है, शारिक ने कहा। वो क्या? लतीफ ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। शारिक ने अपना मसला बयान कर दिया। आखिर में वो कह रहा था, हम में से कोई भी लॉन्च चलाना नहीं जानता, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें भी जहाज पर सवार कर लिया जाए और किसी साहिल पर उतार दिया जाए। वहां से हम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेंगे। कप्तान से बात करनी पड़ेगी, लतीफ ने कहा। वो कैनेडियन है और मेरा ख्याल है तुम्हारी बात मुश्किल ही से मानेगा, क्योंकि सिर्फ माल उठाने को कहा गया था हमें, किसी आदमी को। चलो मैं खुद बात करता हूँ, शारिक ने कहा। लतीफ और शारिक मोटर बूट पर आ गए। फिर कुछ सोचकर शारिक ने समीना को भी साथ ले लिया। उन्हें जहाज तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। ये माल बरदार जहाज था और ज्यादा बड़ा नहीं था। कराची की बंदरगाह से रवाना हुआ था और इसकी मंजिल कनाडा थी। जहाज का कप्तान भी कैनेडियन ही था। वो बड़ी मुश्किल से इन्हें साथ लेने पर आमादा हुआ।
हमारा रास्ता अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन हम एक तवील चक्कर काटते हुए मस्कत की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ तुम लोगों को साहिल पर उतार दिया जाएगा और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ग्वादर पहुंच जाओगे। स्मगलरों की लांचें मस्कत और ग्वादर के दरमियान चक्कर लगाती रहती हैं। शारिक ने समीना को जहाज पर ही छोड़ दिया और लतीफ के साथ मोटर बोट पर सवार होकर लॉन्च की तरफ वापस चला गया। लॉन्च के नीचे से इरवन से भरा हुआ वाइनी कंटेनर निकालने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। सब लोग बोट पर आ गए। शारिक ने लॉन्च के अरशे पर रखा हुआ डीजल का एक ड्रम ऊंधा दिया। डीजल अरशे पर फैलता चला गया। शारिक ने रेलिंग के करीब आकर एक कपड़े को आग लगाई और उसे अरशे पर फेंक दिया और खुद बड़ी फुर्ती से रस्से से लटक कर मोटर बोट में आ गया। मोटर बोट फौरन ही हरकत में आ गई। जब वो जहाज पर पहुंचे तो चट्टान के करीब खड़ी हुई लॉन्च से शोले उठ रहे थे और ये शोले बतदरीज बुलंद होते जा रहे थे। जहाज हरकत में आ गया। वो लम्हा बलम्हा वहां से दूर होता जा रहा था। शारिक, समीना, नौलखा और डी कोस्टा जहाज के अरशे की रेलिंग से टेक लगाए खड़े शोले उगलती हुई लॉन्च को देख रहे थे जो लम्हा बलम्हा दूर होती जा रही थी। माजे गुजर की तिलमिलाहट काबिले दीद थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपना ही गला घोंट ले। शारिक और समीना का मंदिर से भाग जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो ना सिर्फ भाग गए थे बल्कि याकूब को भी कत्ल कर गए थे। याकूब उसका एक मजबूत सतून था जो गिर गया था। शारिक बड़ी मुश्किल से उसके हाथ लगा था, लेकिन वो जिस तरह निकल गया था उससे माजा गुजर बुरी तरह बौखला गया था। उसके इस तरह भाग जाने का मतलब है कि अब वो उन पर भरपूर वार करेगा। माजे गुजर को अपने आदमियों पर इस बात पर भी तैश आ रहा था कि रात को जब शारिक और समीना को पकड़कर मंदिर वाले अड्डे पर लाया गया तो उसे इतला क्यों नहीं दी गई थी। हालांकि रात 12 बजे तक वो खुद मंदिर में रहा था। उसे किसी और जरिए से ये इतला तो मिल गई थी कि शारिक के डेरे को आग लगा दी गई थी। फिर वो याकूब को यह हदायत करके अपनी नहर वाली कोठी पर आ गया था कि शारिक के सिलसिले में कोई इतला मिले तो उसे फौरी तौर पर इतला दे दी जाए। लेकिन शारिक के साथ समीना को देखकर याकूब की राल टपक पड़ी थी और उसकी हवस ने ही उसे मौत की नींद सुला दिया। शारिक एक बार फिर अपनी खुफिया पनाहगाह में जा चुका था और बाजे के आदमी उसका सुराग लगाने में बुरी तरह नाकाम थे। अपने आदमियों से मायूस होकर बाजे ने खुद शारिक की तलाश शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में राजा का नाम सामने आया था। राजा भी शारिक का आदमी था और माजे को इस बात पर हैरत थी कि उसने स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक क्यों लिया था और फिर दूसरे दिन स्क्रैप वापस क्यों कर दिया था। माजे को शुबा था कि स्क्रैप की आड़ में माल किसी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया होगा, लेकिन राजा कहाँ था? वो भी उसी तरह गायब हो गया था जैसे इस दुनिया में इसका वजूद ही ना रहा हो। फिर उसी रात मलंग में घूमते हुए गामा उसकी नजरों में आ गया जो एक हेड कांस्टेबल के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। माजा गुजर थाने के बाहर खड़ा गामे की वापसी का इंतजार करता रहा और मिलाकर गामा थाने से बाहर निकला तो माजे ने उसका ताकुब शुरू कर दिया। माजा गुजर अपने आदमियों पर तो गुस्से था ही, लेकिन अब उसे अपने आप पर भी तैश आ रहा था कि गामे को काबू वो नहीं कर सका, बल्कि उसे खुद जलील होना पड़ा। छप्पड़ से निकलने के बाद वो सीधा नहर वाली कोठी पर आया और उसके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे, जिससे गाड़ी की सीट भी खराब हो गई थी। जब वो कोठी पहुंचा तो चौकीदार उसे कीचड़ में लथपथ देखकर चौंके बगैर न रह सका। काका कहाँ है? माजे ने गेट के अंदर दाखिल होते ही गाड़ी रोक ली। वो छत पर है जी, चौकीदार ने जवाब दिया। उसे बुलाओ और कहो ये गाड़ी साफ करे। माजा कहते हुए गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गया। जब से शारिक मंदिर से फरार हुआ था, माजे ने 2 गनमैन अपनी कोठी पर तैनात करवा दिए थे, क्योंकि उसे शारिक की तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई का अंदेशा था। उन दोनों गनमैनों से हर वक्त एक छत पर मौजूद रहता था। माजा पोर्च वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की बजाय पहलू के दरवाजे से दाखिल हुआ। उस दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक बाथरूम था और उससे आगे रायदारी के इख्तिताम पर एक तरफ ड्राइंग रूम का दरवाजा था और दूसरी तरफ हाल में दाखिले का रास्ता। बाथरूम दरअसल ड्राइंग रूम में आने वाले मेहमानों के लिए मखसूस था। माजा उस बाथरूम में दाखिल हो गया। उसके कपड़ों से अब भी कीचड़ टपक रहा था। चेहरा और हाथ पैर भी कीचड़ में लथपथ थे। उसे अपने आप से करासी महसूस हो रही थी। बाथरूम में दाखिल होकर उसने बड़ी एहतियात से कपड़े उतारकर एक कोने में डाले और शावर खोलकर नीचे खड़ा हो गया। कपड़े बदलकर वो ड्राइंग रूम में आ गया। तकरीबन उसी वक्त काका अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल थी। गाड़ी कीचड़ में कैसे भर गई उस्ताद? उसने दरवाजे ही में रुक कर पूछा। आज तो मेरे साथ ड्रामा हो गया, माजे ने कहा। मैं वजीर अली की तरफ गया था, गाड़ी बाजार में खड़ी कर दी, मैं खुद वजीर अली की तरफ चला गया। तुम्हें पता है उसका घर गंदे नाले की परली तरफ है। वापस आते हुए मैंने सोचा लंबा चक्कर लगाने की बजाय छलांग लगाकर नाला पार कर लिया जाए। अंधेरे में अंदाजे की गलती हो गई और मैं गंदे नाले में जा गिरा। उस वक्त आसपास कोई आदमी भी नहीं था जो मेरी मदद करता। बड़ी मुश्किल से निकला था नाले से। मेरे कपड़े पिछले गुस्ल खाने में पड़े हैं, उन्हें पानी में खंगाल कर बाहर डाल दो। बाद में धोबी को दे देना और गुस्ल खाने को अच्छी तरह धो देना। और हाँ, गाड़ी साफ कर दी। माजी ने आखिर में सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने कीचड़ के बारे में एक फर्जी कहानी सुनाई थी। जाहिर है वो ये तो नहीं बता सकता था कि उसे गामे ने कीचड़ में रगीदा था।
منیر گاڑی صاف کر رہا ہے، کاکے نے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، تم چائے بنا کر لاؤ اور یہ ٹیلی فون ذرا میرے پاس رکھ جاؤ، ماجد نے کہا۔ کاکا سٹینڈ پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اس کے سامنے کافی ٹیبل پر رکھ دیا اور باہر چلا گیا۔ ماجد نے ٹیلی فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 2 ان سے ملانے کے بعد اس نے کریڈل دبا دیا۔ چلنا میں کچھ سوچتا رہا، پھر ٹیلی فون صوفے پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کاکا چائے بنا کر لے آیا۔ ماجد گجر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شارک کو کہاں تلاش کرے، لیکن شارک سے زیادہ اب اسے گامے کی ضرورت تھی جس نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک گامے کو سبق نہیں سکھائے گا اسے چین نہیں آئے گا۔ چائے پیتے ہوئے اچانک ہی ایک خیال اور آیا۔ ایک ایسے شخص کا نام اس کے ذہن میں آ گیا جس سے راجا کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس کا نام شکور تھا اور وہ مغل پورہ میں رہتا تھا۔ راجا سے اس کی بڑی یاری تھی اور ماجے سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ ماجے کو یقین تھا کہ شکور سے راجا کے بارے میں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اوے کاکے، اس نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے آواز دی۔ کاکا فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ جی استاد جی۔ گاڑی صاف ہو گئی؟ ماجے نے پوچھا۔ منیر گاڑی صاف کر رہا ہے استاد جی، بس تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے، سیٹوں پر سوکھا کپڑا پھیر رہا ہے، کاکے نے جواب دیا۔ تم گاڑی لے کر مغل پورہ چلے جاؤ اور شکورے کو لے آؤ، اس سے کہنا ماجے نے بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ اچھا استاد جی، میں ابھی جا رہا ہوں، کاکا کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ماجا گجر ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ہال کمرے میں آ گیا جہاں ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر کے دوردرشن لگا دیا۔ اس وقت فلم آ رہی تھی، ماردار سے بھرپور یہ فلم خاصی دلچسپ تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا فلم دیکھتا رہا۔ فلم اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر ختم ہو گئی۔ یہ انجام بھی ماردار سے بھرپور تھا۔ 12:30 بجے تھے، ٹھیک اسی وقت کار بنگلے میں داخل ہو کر رکی اور تھوڑی دیر بعد سامنے والے دروازے کی طرف سے کاکا اور شکور کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ کاکا میں یہاں ہوں کمرے میں، شکور کو یہیں لے آؤ، باجے نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں حال میں آ گئے۔ شکور نے اس طرف آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا جیسے وہ مرشد کے سامنے حاضری دے رہا ہو۔ آج ہماری یاد کیسے آ گئی استاد؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم بھول ہی گئے ہو، شکورے نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں بھولا، لیکن تم لوگ مجھے بھولتے جا رہے ہو، ماجے نے کہا۔ آج ایک کام آن پڑا ہے تم سے۔ حکم کرو استاد، شکورے نے کہا۔ کوئی بندہ اٹھوانا ہے؟ یہی سمجھ لو، ماجے گجر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ پھر کیسے استاد؟ شکورے نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جسے اٹھانا ہے وہ تمہارا بہت گہرا دوست ہے، تم اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہو، بلکہ میرا خیال ہے اسے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ تم بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہو۔ کھل کر بات کرو استاد، شکورے نے کہا۔ راجہ آج کل کہاں غائب ہے؟ ماجے گجر نے سوال کیا۔ وہ آج کل گامے کے ساتھ لگا ہوا ہے، شکورے نے جواب دیا۔ اتفاق سے آج ہی ملاقات ہوئی تھی، بڑی جلدی میں تھا، کوئی تفصیلی بات نہیں ہو سکی، مگر تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے شارک سے آج کل میری بڑی بنی ہوئی ہے، اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کے ہاتھوں میرے کئی بندے بھی ضائع ہو چکے ہیں، لیکن شارک کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا۔ کل رات وہ ہاتھ تو لگ گیا تھا لیکن یعقوب کو قتل کر کے بھاگ گیا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں غائب ہے۔ راجہ اگر گامے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اسے شارک کے ٹھکانے کا پتہ معلوم ہوگا، کسی طرح راجہ سے یہ معلوم کر لو کہ گاما یہ شارک ہے کہاں، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ یاد کرو گے۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے استاد، شکور نے کہا، میں 1-2 دن میں راجہ کو تلاش کر کے اس سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش ہی نہیں کرنی، یہ کام ہر صورت کرنا ہے، لو یہ خرچ وغیرہ رکھ لو۔ ماجد گجر نے جیب سے 5000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ شکورے نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے۔ وہ کچھ دیر تک شارکی کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر شکور جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اسے چھوڑاؤ کاکا، ماجد گجر نے کاکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ کر مجھے جگانا مت۔ شکور کے جانے کے بعد ماجد گجر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ کئی روز گزر گئے، شارک کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسی دوران 2 مرتبہ شکور سے بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی راجہ یا گاما کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا۔ اور پھر ایک روز ماجد گجر کے لیے یہ اطلاع بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی کہ شارک کو سرخ رنگ کی شراڑ میں حاجی عبداللہ کے ایک آدمی کے ساتھ سمن آباد کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ ماجد گجر حاجی عبداللہ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا شمار پاکستان میں منشیات کے ان چند اسمگلروں میں ہوتا تھا جو پوری دنیا میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ وہ بہت سے ممالک کو مطلوب تھا، پاکستان کی حکومت بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، مگر یہاں کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اس کی گرفتاری حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ سکتی تھی۔ حاجی عبداللہ پاکستان میں آزادی سے گھومتا پھرتا تھا۔ لاہور میں اس کی بہت جائیداد تھی، ایبٹ روڈ پر ایک سینما بھی تھا۔ حاجی عبداللہ کو مقامی طور پر ہیروین یا دیگر منشیات کی سپلائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ منشیات صرف بیرون ملک سمگل کرتا تھا۔ 10-20 کلو ہیروین کے گاہکوں کو تو وہ گاز بھی نہیں ڈالتا تھا۔
اس کا مال تو منوں کے حساب سے نکلتا تھا، لیکن ماجد گجر کو حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس کا شارق سے کیا تعلق تھا۔ حاجی عبداللہ کے کسی آدمی کے ساتھ دے کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ شارق حاجی عبداللہ سے ملا ہوگا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حاجی عبداللہ جیسے شخص سے ملنا یا اس تک رسائی حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ ماجد گجر اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر خود اسے حاجی عبداللہ سے ملنا ہوتا تو پہلے اسے کئی سفارشیں تلاش کرنا پڑتی۔ ان سفارشوں کے باوجود یا تو وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے ملنے سے صاف انکار کر دیتا یا ملاقات کے لیے کئی روز تک انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن شارق اس تک کیسے پہنچ گیا؟ ماجد گجر نے اپنے ذرائع سے یہ معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ شارق حاجی عبداللہ تک پہنچا کیسے۔ اس کا حاجی عبداللہ کے 2-3 آدمیوں سے رابطہ ہوا بھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شارق اور حاجی عبداللہ میں کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ ماجد گجر بری طرح چکرایا ہوا تھا، نہ تو راجہ کا پتہ چل رہا تھا، نہ ہی گامے کا، اور نہ ہی شارق کا۔ البتہ شارق کے بارے میں اس انکشاف نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اور پھر ایک روز اچانک ہی شارق اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ سرخ رنگ کی شیراڑ میں تھا اور اس کے ساتھ سمینہ بھی تھی۔ وہ گاڑی اس نے ریلوے اسٹیشن کے قریب دیکھی تھی جو گھومتی ہوئی گڑی شاہو کی طرف جا رہی تھی۔ ماجد گجر نے فوراً اس شیراڑ کا تعاقب شروع کر دیا۔ بورڈ والا چوک تک تو اس نے اپنے اور شیراڑ کے درمیان ایک گاڑی حائل رکھی۔ اس علاقے میں رش تھا اور اسے اندیشہ تھا کہ اگر زیادہ فاصلہ رکھا گیا تو شارق کی گاڑی غائب نہ ہو جائے، لیکن بورڈ والے چوک سے ذرا آگے نکلتے ہی اس نے فاصلہ بڑھا دیا۔ گڑی شاہو کے چوک سے شارق کی گاڑی ریلوے پل کی طرف مڑ گئی۔ ماجد گجر بورڈ پر پہنچا ہی تھا کہ پل کی طرف سے آنے والی ایک مسافر وین تیزی سے اس طرف مڑ گئی۔ ماجد گجر نے اپنی گاڑی بڑی پھرتی سے بائیں طرف موڑ دی، لیکن وہ بچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ صرف ویگن اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی بلکہ کنارے پر کھڑا ہوا پھلوں کا ایک ٹھیلا بھی اس کی گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ ویگن کے ٹکرانے سے ماجد گجر کی گاڑی کا اس طرف کا ہیڈ لیمپ سے ٹوٹ گیا۔ وہ اپنا یہ نقصان نظر انداز کرنے کو تیار تھا، مگر ٹھیلے والا اسے نظر انداز کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس جھگڑے کو طے کرنے میں تقریباً 10 منٹ لگ گئے۔ ماجد گجر نے گاڑی طوفانی رفتار سے دوڑا دی۔ پل کی دوسری طرف کوآپریٹو سٹور والے موٹر پر وہ رک گیا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ شارق کی گاڑی بائیں طرف گئی ہوگی یا دائیں سمت باغبان پورے کی طرف۔ بلاخر اس نے گاڑی جی ٹی روڈ پر باغبان پورے کی طرف موڑ دی۔ وہ گاڑی کو طوفانی رفتار سے دوڑا رہا تھا، کئی مرتبہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ ماجد گجر شالامار باغ تک پہنچ گیا، لیکن شارق کی گاڑی کا سراغ نہیں ملا۔ 20 منٹ کا مارجن بہت زیادہ تھا، شارق کسی اور طرف نکل گیا ہوگا۔ ماجد گجر کو بے حد افسوس ہوا، شارق ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اسے مسافر ویگن اور ٹھیلے والے پر بے حد غصہ تھا، جن کی وجہ سے شارق کو نکلنے کا موقع مل گیا۔ شارق اگرچہ نکل گیا تھا، لیکن اس کی گاڑی کا نمبر اس نے نوٹ کر لیا تھا اور اسے امید تھی کہ اس گاڑی کے ذریعے وہ شارق کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ تیسرے دن رات کو اسے ایک بار پھر یہ اطلاع ملی کہ شارق کو گڑی شاہو میں ایک ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اطلاع دینے والے نے یہ بھی بتایا تھا کہ شارق کے ساتھ ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ وہ کلینک سے نکل کر سرخ رنگ کی شیراڑ میں بیٹھے۔ انہیں دیکھنے والا شخص گاڑی کا نمبر نوٹ نہیں کر سکا۔ نمبر نہ معلوم ہونے کے باوجود ماجد کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ وہی گاڑی تھی جس میں اس روز شارق اور سمینہ کو اس نے دیکھا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ بوڑھی عورت اور جوان لڑکی کون تھی؟ مخبر نے جو لیا بتایا تھا وہ سمینہ سے مختلف تھا، اور یوں بھی زیر زمین دنیا کے بہت سے لوگ اب سمینہ کو پہچان چکے تھے، کیونکہ شارق اسے ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت اور جوان لڑکی کون تھی؟ یہ سوال ماجد گجر کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا، مگر اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ اس کی ماں یا بہن بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شارق کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت اور جوان لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی؟ مخبر نے بتایا تھا کہ شارق اور وہ لڑکی اسی بوڑھی عورت کو سہارا دیے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ عورت بیمار تھی اور شارق اسی کو دکھانے کے لیے لایا تھا۔ ماجد کے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ شارق گڑی شاہو میں کہیں رہ رہا ہو؟ اگر وہ کسی اور علاقے میں ہوتا تو اسی علاقے کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا۔ شہر کے ہر علاقے میں اچھے ڈاکٹر موجود تھے۔ ماجد گجر نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی کہ وہ کلینک کی نگرانی کرتا رہے اور جیسے ہی شارق نظر آئے اسے اطلاع کر دی جائے یا کسی بھی طرح پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اب اس نے گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ ذمہ داری اپنے ایک ایسے آدمی کے سپرد کر دی جو پڑھا لکھا بھی تھا۔ لیکن اس سلسلے میں بھی اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ وہ گاڑی عرفان احمد نام کے ایک آدمی کے نام رجسٹر تھی۔ ماجد نے جب ماڈل ٹاؤن میں عرفان احمد سے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ اس نے یہ گاڑی ایک شو روم کے توسط سے فروخت کر دی تھی۔ ماجد اس شو روم پر پہنچ گیا، یہاں بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شو روم کے مینیجر نے بتایا کہ چند روز پہلے یہ گاڑی فروخت ہو گئی تھی
खरीदने वाला एक जवान आदमी और एक खूबसूरत औरत थी। गाड़ी की ट्रांसफर के लिए उसने औरत का नाम और पता लिखकर दिया था, लेकिन वो कागज कहीं खो गया था, जिसकी वजह से ट्रांसफर की कार्रवाई भी नहीं हो सकी थी। शोरूम का मैनेजर मुंतजिर था कि वो लोग गाड़ी की ट्रांसफर के बारे में मालूम करने के लिए दोबारा आए तो उनसे नाम और एड्रेस लेकर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। किसी रजिस्टर पर तो लिखा होगा कि गाड़ी किसको फरोख्त की गई है। माजिद गुज्जर ने कहा, हम गाड़ियां बेचने और खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस गाड़ी के खरीदार का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा सका। ख्याल ये था कि वो लोग जो नाम और पता कागज पर लिख कर दे गए थे उसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो कागज कहीं खो गया। वो लोग यकीनन वापस आएंगे तो उनका नाम पता रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। मैनेजर ने जवाब दिया। माजिद गुज्जर मायूस होकर वापस आ गया। कई रोज गुजर गए, ना तो गाड़ी का सुराग मिला और ना ही शारिक का। गड़ी शाह में वाकई उस क्लीनर की भी निगरानी की जा रही थी, लेकिन शारिक उस रोज के बाद वहां नहीं आया। और फिर कई रोज बाद माजिद गुज्जर को इतला मिली, वो भी बड़ी सनसनीखेज थी। शारिक और समीना को एयरपोर्ट पर देखा गया था। इतला देने वाले ने बताया कि उसने शारिक और समीना को एयरपोर्ट के सामने एक टैक्सी से उतरते हुए देखा था। उनके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक सूटकेस था, जिसे शारिक ने उठा लिया था। इस सिलसिला पर माजिद गुज्जर उछल पड़ा। उन दोनों के अचानक ही कराची चले जाने वाली बात उसकी समझ में ना आ सकी। वो उससे डर कर भाग गए थे। ये इतला पाकर माजिद गुज्जर को खुशी भी हुई थी कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन भाग गया था। शारिक और समीना के जाने के 2 दिन बाद इत्तफाक से गामे से आमना सामना हो गया। गामा उस वक्त अकेला था और माजिद के साथ 2 खूनख्वार किस्म के आदमी। उन्होंने गामे को अपनी गाड़ी में डाल लिया और माजिद की नहर वाली कोठी में ले आए। उस वक्त रात के 11 बजे थे। वो लोग हाल कमरे में थे। गामे को उन्होंने कालीन पर बिठा रखा था और माजिद और उसके आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। मानो एक गामे, माजिद गुज्जर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तेरी वजह से मुझे अब तक करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब मैं ये सब कुछ भूल सकता हूँ, बशर्ते कि तू शारिक को छोड़कर मेरी तरफ आ जा। शारिक है क्या चीज? उसमें मर्दानगी होती तो वो चोरों की तरह ना छुपता। तू तो बड़ा दलेर आदमी था, लेकिन शारिक ने अपने साथ तुझे भी बुज़दिल बना दिया है। भाग गया ना वो तुम्हें अकेला छोड़ के। मुझे यकीन था कि उसे एक ना एक दिन भागना ही पड़ेगा। वो भागा नहीं, गामे ने कहा। चंद रोज बाद वापस आएगा और फिर तुम उसके आगे आगे लगकर इस तरह भागे फिरोगे कि तुम्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हें बातें तो बहुत करना आ गई हैं, माजिद गुज्जर ने कहा। अब भी वक्त है गामे, मेरी बात मान लो, वरना समझ ले कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी।